अभी कुछ देर पहले मैं कभी कभी का गाना सुन रहा था। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, वगैरह वगैरह। अगर आप ठीक से सोच रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है ये बहुत सारी बातें करता है कि ये होता तो वैसा होता, ये नहीं होता तो वैसा होता। प्रोग्रामिंग में इसे बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब आपको ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जब ऐसा कोई कंडीशन आता है जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि एक्शन हो लेना है या नहीं लेना है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कंडीशन कब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये काम करने के लिए बैस्क्रिप्ट में आपको दिया है समथिंग कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो तरीके के कंट्रोल स्टेटमेंट्स है। एक को बोला जाता है इफ़ और दूसरे को बोला जाता है केस। तो पहले हम लोग इफ़ के बारे में बात करते हैं। ये इफ़ का मतलब क्या है? इफ़ का मतलब एक कंडीशन है जो मैं चेक करना चाहता हूँ। ये हमेशा या तो ट्रू रिटर्न करती है या तो फॉल्स रिटर्न करती है। जैसे मुझे बोलना है कि एक नंबर है, लेट्स से 18, ये मैंने यूज़र से लिया हुआ एज का वैल्यू है, से एज इक्वल्स टू 18, और मुझे ये चेक करना है कि ये जो यूज़र है जो एज 18 पास कर रहा है ये वोटिंग करने के लिए एलिजिबल है क्या। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18, अगर ये हो गया देन प्रॉबेबली येस, इफ़ नॉट मे बी आई कैन से एल्स, देन आई कैन से नो। ये उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दिस इज कॉल्ड एज अ कंडीशन। ये कंडीशन को हमें टेस्ट करना है, सो दिस इज कॉल्ड एज द कंडीशन। और इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए बैस्क्रिप्ट आपको एक टेस्ट नाम का कमांड देता है। जिस टेस्ट नाम के कमांड से आप ये चेक कर सकते हो कि आपका कंडीशन सक्सेस रिटर्न कर रहा है या मे बी एरर रिटर्न कर रहा है और फेल्यूर रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आपको दिया जाता है कि ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आप टेस्ट कमांड को भेजो लाइक दिस वे, और ये टेस्ट कमांड आपको या तो येस देगा या तो नो देगा। येस को यहाँ पे बोला जाता है ट्रू और नो को यहाँ पे बोला जाता है फॉल्स। आपको जो एक्शन लेना है, मुझे येस का जो एक्शन लेना है उसका कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा और नो का जो एक्शन लेना है उसका कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा। इन शॉर्ट ये काम करने के लिए आपको ब्रांचिंग करना पड़ता है। एक कंडीशन लिया, चेक किया, टेस्ट किया, वो सक्सेस है तो ये करना है, फेल्योर है तो ये करना है। ऐसा काम करने के लिए आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। शुरुआत करते हैं इफ़ से, इफ़ के बाद आता है कंडीशन, कंडीशन के बाद आता है देन, और इसमें आपका एक्शन रहता है जिस एक्शन के अंदर आपको सक्सेस वाला पार्ट लिखना है। और एंड में ये बताने के लिए कि मेरा इफ़ का जो ब्लॉक है वो बंद हो गया है और मेरा काम हो चुका है, तो यहाँ पे आता है फाई इज लाइक मे बी यू कैन से इफ़ का उल्टा फाई। यहाँ पे ऐसे ही है कि इसको उल्टा लिखना पड़ता है एंड करने के लिए, इफ़ को उल्टा लिखना पड़ता है एंड करने के लिए। तो ये जो सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स का यूज़ करके हमें कंडीशंस अपने प्रोग्राम में डालना पॉसिबल है। तो ज़रा प्रोग्रामेटिकली पहले करके देखते हैं। चलो, जैसे हम लोग देख रहे थे कि मेरे पास अगर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन मुझे चेक करनी है कि वो सक्सेस रिटर्न कर रही है या फेल्योर रिटर्न कर रही है। ये चेक करने के लिए लिनक्स आपको एक कमांड देता है जिसका नाम है टेस्ट। तो मैं ये काम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज और मेरा अभी का वैल्यू है 10। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एज का जो वैल्यू है वो 18 से लेस है या ग्रेटर है। तो ये काम करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं टेस्ट $एज, ये मेरा एज का वैल्यू मैं रीड कर रहा हूँ, वो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 है क्या, ये मुझे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? तो वो चेक करने के लिए जनरली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट का कमांड यूज़ करते हो तो उसको ये समझ में नहीं आता। अगर आपको न्यूमरिक कंपैरिजन करना है तो इसके कुछ कोड वर्ड्स है, लाइक फॉर एग्जांपल EQ फॉर इक्वल्स टू, और NE फॉर नॉट इक्वल्स टू, और LT फॉर लेस दैन, GT फॉर लेस दैन ग्रेटर दैन, और LE इज लाइक लेस दैन इक्वल्स टू, एंड फाइनली GE फॉर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू। मुझे चेक करना है कि वो ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 18 है क्या। है तो मैं एम्परसेंड दे के ई को येस प्रिंट करना चाहता हूँ लाइक दिस,
और अगर नहीं है तो और एंड इको नो, समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। अगर आपने नोटिस किया तो एज का वैल्यू 10 है, इसका मतलब वो लेस देन 18 है, तो वो नो ही प्रिंट करने वाला है। अगर मैं एज का वैल्यू लेट से 20 डालता हूँ और फिर से कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपने देखा तो आंसर मुझे मिल रहा है येस। इसका मतलब अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे ये चेक करना है कोई कंडीशन ट्रू है और फॉल्स है, तो ये चेक करने के लिए लिनक्स का जो कमांड है उसका नाम है टेस्ट। जो काम मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहा हूँ वही काम आप आगे जाके आपके प्रोग्राम में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये सारे प्रोग्राम्स आपको कंट्रोल स्टेटमेंट्स नाम के डायरेक्टरी में मिल जाएंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोग्राम 1 से, जिसकी शुरुआत हमेशा हम लोग करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क बिन बैश दैट इज शबैंग हेडर से। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एज इक्वल्स टू 20, जैसे मैं वहाँ पे कर रहा था। वैसे चाहे तो आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, हमने रीड का फंक्शन देखा ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं डिक्लेयर ए -i एज। -i इसलिए क्योंकि वो इंटीजर को मुझे डिक्लेयर करना है। और यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपके पास है रीड -p फॉर प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे बोलते हैं एंटर योर एज। सो यूज़र जो एंटर करेगा वैल्यू वो मैं एज में कैप्चर करना चाहता हूँ। अब जो कोड मैंने वहाँ पे लिखा था, जो कमांड मैंने वहाँ पे लिखा था, उसे एज इज़ यहाँ पे डालते हैं। सो टेस्ट $h -ge greater than 18 greater than or equals to 18 ampersand echo yes the person is eligible for voting, else or maybe I can say echo no the person is not eligible for voting। ओके ग्रेट, ज़रा ट्राई करके देखते हैं। सो ट्राई करने के लिए बैश प्रोग्राम 1.sh मुझे पूछ रहा है कि तेरा एज क्या है। फॉर एग्जाम्पल एज है 20, इज दैट पर्सन एलिजिबल फॉर वोटिंग, येस। इफ आई गो फॉर रन दिस एग्जाम्पल अगेन, इफ आई एंटर वैल्यू 10, इज दैट पर्सन एलिजिबल फॉर वोटिंग, नो। सो ये काम हो रहा है। ये काम करने के लिए आपके पास टेस्ट नाम का कमांड है, जिस कमांड का यूज़ करके मैं ये चेक कर सकता हूँ कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो जो काम हमें करना है, जो एक्शन हमें लेना है, वो एम्परसैंड के बाद डालना है। तो अगर हम लोग इसका सिंटैक्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार है। पहले आएगा टेस्ट, फिर आएगा कंडीशन, फिर आएगा एम्परसैंड, यहाँ पे आएगा सक्सेस एक्शन, और फिर आएगा और यहाँ पे आएगा फेल्यूर एक्शन। इसका मतलब ये अगर ट्रू होगा तो सक्सेस एक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा, या अगर फॉल्स होगा तो ये फेल्यूर वाला एक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये दोनों बताने के लिए एम्परसैंड और ऐसा हम लोग सिंटैक्स यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं हो रहा है, वर्क हो रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम एक ही है, ये पढ़ना डिफ़िकल्ट है। ये एम्परसैंड लिखो और लिखो, और अगर मेरे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो वो सारे स्टेटमेंट्स आपको एक ही लाइन पे डालना ज़रूरी है विथ सेमीकोलन, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। तो isn't there any better option to do that? Of course yes, that's where the control statements are used, जहाँ पे हम लोग if, then और else फाई का यूज़ करके हमारा कोड लिख सकते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं कि ये काम कैसे किया जाएगा। नया प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम का नाम होगा program 2.sh। वही लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं जो लास्ट टाइम किया था। सो फिर से एक बार शबैंग हेडर bin/bash, शबैंग हेडर में यूज़र का इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग दैट डिक्लेयर स्टेटमेंट, डिक्लेयर -i एज, इनपुट लेने के लिए रीड -p एंटर योर एज, यहाँ पे एज का इनपुट लेते हैं, और मुझे अब चेक करना है कि वो यूज़र का दिया हुआ एज 18 से लेस है या ग्रेटर है। तो ये काम करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इफ़, जो कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पे डाल दो। अब ये जो टेस्ट है मैं एज इज़ लिख सकता हूँ, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इफ़ टेस्ट $h -ge समथिंग लाइक एन 18 सेमीकोलन देन, और यहाँ पे जाके मैं डाल सकता हूँ इको yes the person is eligible for voting, else यहाँ पे जाके हम लोग बोल सकते हैं no the person is not eligible for voting, और आगे जाके उसे कंप्लीट करने के लिए फाइन। तो ऐसा भी लिख सकते हैं।
जो कंडीशन वहाँ पे थी वही हमने वहाँ पे डाल दी। सिर्फ सिंटैक्टिकली और दिखाते समय पढ़ने के लिए रीडेबिलिटी थोड़ा सा इम्प्रूव हो चुका है। ओके, ज़रा आगे आते हैं और चेक करते हैं। प्रोग्राम 2.sh, एंटर द एज 10, इज दैट पर्सन एलिजिबल? नो। इफ आई एंटर 20, इज दैट पर्सन एलिजिबल? यस। काम वही हो रहा है, लेकिन आपने अगर कोड पढ़ा तो ये कोड मैं दोनों को साथ साथ ओपन करता हूँ, तो आपको पता चलेगा मेरे पास दोनों का कोड है आमने सामने, एक है टेस्ट वाला और एक है इफ़ वाला। दोनों को कंपेयर करने के बाद ही आपको समझ में आएगा इफ़ वाला कोड जो है वो पढ़ना बहुत आसान है। सो रीडेबिलिटी पर्सपेक्टिव दिस इज मच बेटर दैन द अदर वन। तो इसका मतलब अब हम लोग टेस्ट का कमांड शायद कभी यूज़ नहीं करेंगे। ऑफकोर्स यस। सो हम लोग इसके आगे जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो सब इसी में ही करने वाले हैं, इफ़ का यूज़ करके ही करने वाले हैं। अब इफ़ का यूज़ करने के दो तरीके हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक बताया, वैसे मैं एक और बताता हूँ। सो एक और यूज़ करते हैं प्रोग्राम 3.sh। काम वही होगा, $! बिन बैश। अगेन यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर करते हैं एक एक इंटीजर वेरिएबल जिसका नाम होगा एज। यूज़र से इनपुट लेते हैं -p फॉर प्रॉम्प्ट। अगेन एंटर योर एज में रिसीव कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं एक चेंज करता हूँ, अब ये टेस्ट लिखने के बजाय मैं यूज़ करने वाला हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। सो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका कंडीशन डाल दो। काम वही करना है, मुझे वही चेक करना है, $h -GE 18। काम एग्जैक्टली वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ टेस्ट ये कमांड डालने के बजाय हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। पढ़ना और आसान हो चुका है। देन फिर से एक बार इको, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ येस और नो, मतलब एल्स नो। काम वही है जो मैंने लास्ट टाइम किया था, सिर्फ थोड़ा सा और रीडेबल हो चुका है। ओके, ज़रा ट्राई करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम 3 है, बैश प्रोग्राम 3। एंटर योर एज, नो द पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। 20, येस द पर्सन इज़ एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब आपने अगर इस प्रोग्राम को दोबारा देखा तो ऐसा लग रहा है कि ये प्रोग्राम बाकी दो प्रोग्राम से पढ़ने में बहुत आसान है, इसीलिए इसके आगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके अपना कोडिंग करने वाले हैं। तो आपने देखा कि टेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मे बी विदाउट इफ़ का यूज़ करके टेस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, टेस्ट और इफ़ दोनों साथ साथ भी काम कर सकते हैं, बट इन दोनों से बेटर वर्जन ये है इफ़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कंडीशन। अब ज़रा थोड़ा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करते हैं, कुछ नए उसके एग्जाम्पल्स ट्राई करते हैं एक एक करके। ज़रा एक स्टेप आगे जाते हैं, चेक करते हैं कि फाइल के रिलेटेड कुछ टेस्ट ऑप्शन है क्या। ये जानने के लिए प्रोग्राम 4 यूज़ करते हैं, प्रोग्राम 4.sh। एज यूजुअल शुरुआत होगी बिन बैश शबैंग हेडर, और यहाँ पे जाके हम लोग चेक करते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है क्या। सो मे बी कैन से इफ़, यहाँ पे आएगा -e फॉर एग्जिस्ट, और मैं चेक कर रहा हूँ मेरे करंट डायरेक्टरी में .myfile.txt ऐसे कोई फाइल है क्या। सिंपल। ओके, ये चेक करने के लिए यहाँ पे बोलते हैं, अगर वो है फाइल तो मैं बोलूँगा येस द फाइल एग्जिस्ट्स। अगर नहीं है एल्स तो हम लोग चेक करेंगे और बोलेंगे नो द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। वंडरफुल। ज़रा चेक करते हो फाइल एग्जिस्ट है क्या। पहले ये कंफर्म करते हैं कि इसमें मुझे myfile.txt नहीं दिख रही है। तो इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं, बैश प्रोग्राम 4.sh। ये मुझे बता रहा है कि ऐसी कोई फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर मैंने बनाई तो, सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई से टच myfile.txt एंड देन इफ़ आई रन द कोड, आपने नोटिस किया लास्ट टाइम वो नो दिखा रहा था, अब वो येस दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा लॉजिक सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब जैसे मैंने फाइल के लिए चेक किया कि एग्जिस्ट के लिए चेक किया, वैसे इसके पास बहुत सारे और ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये भी चेक कर सकता हूँ कि वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डायरेक्टरी है या फाइल है। सो पहले हम लोग चेक कर रहे हैं एग्जिस्टेंस। अब चेक करते हैं कि वो फाइल है क्या। चेक इफ द पाथ इज ए रेगुलर फाइल। चेक करते हैं। सो ये चेक करने के लिए बोलते हैं -f एंड देन द पाथ इज लाइक ./myfile.txt। ये हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो रेगुलर फाइल है क्या, मतलब फाइल है क्या इन शॉर्ट। सो यहाँ पे बोलते हैं
yes, the path is a regular file like this. और अगर नहीं है तो यहाँ पे डालते हैं, बोलते हैं no, the path is not, I'm sorry, the path is not a regular file. Okay, wonderful. ज़रा चेक करते क्या होता है. If I go and say run, ये मुझे बोल रहा है फाइल एग्जिस्ट, दैट्स ट्रू, एंड द पाथ इज़ अ रेगुलर फाइल. क्योंकि मैंने अभी जो फाइल क्रिएट किया था myfile.txt, वो टच के कमांड से किया था. एक काम करता हूँ, इस myfile.txt को उड़ा देता हूँ और एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ myfile.txt से. वैसे इट डजेंट मैटर कि वो डायरेक्टरी है या फाइल है, फाइल का नाम और डायरेक्टरी का नाम कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे मुझे पता चला फाइल नेम myfile.txt इज़ अ डायरेक्टरी, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी. मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, bash program4.sh. आपने अगर चेक किया तो एग्जिस्ट तो दोनों के लिए भी था, लेकिन अब ये बोल रहा है नो नो नो, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर फाइल. देन व्हाट इज़ इट? इट्स अ डायरेक्टरी. बट उसे चेक करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो एक काम करते हैं, कोड में जाते हैं और ये चेक करते हैं कि अब वो डायरेक्टरी है क्या. लास्ट टाइम फाइल चेक किया था, अब चेक करते हैं, चेक इफ़ द पाथ इज़ ए डायरेक्टरी. ये काम करने के लिए बोल सकते हैं -d अगेन ./myfile.txt. ये डायरेक्टरी है क्या, पता नहीं, चेक करके देखते हैं. वैसे हमने जानबूझ के डायरेक्टरी क्रिएट की है ताकि हमें उसका आंसर येस मिल सके, बट हम लोग कंफर्म कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से. येस, द पाथ इज ए डायरेक्टरी, और पाथ इज पॉइंटिंग टू अ डायरेक्टरी, whatever that you want to mention. So I can say echo, no, the path is not a directory. Sorry, not a directory. And fine. That's it. चलो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं bash, और ये मुझे बता रहा है कि ये एक रेगुलर फाइल नहीं है, तो वो क्या है? Oh, it's a directory. Let me delete this directory, rmdir, and sorry, rm-rf dir, and then let's create a new file again. This time मैं उसे फाइल क्रिएट कर रहा हूँ. ओके, सो अभी वो फाइल है, इसका मतलब जब मैं उसे रन करूँगा bash program 4, तो ये बताएगा yes that's a regular फाइल, और क्योंकि ये रेगुलर फाइल है इसका मतलब ये डायरेक्टरी हो नहीं सकती. सो यू कैन चेक दैट. सो यहाँ पे आपको देखने का पता चल रहा है कि आप इस फाइल को यानी पाथ को मल्टीपल तरीके से रीड कर सकते हो. For example, like this, I can say if it is if it exists, if it is a file, if it is a directory. Maybe I can also try other things like whether the file has got enough permissions, like readable permissions है क्या, -w writable permissions है क्या, -x executable permissions है क्या. ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स आप फाइल के रिलेटेड कर सकते हो. अभी तक हमने जो कंडीशंस यूज़ किए हैं वो सभी सिंगल कंडीशंस थे, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने पड़ते हैं. लेट मी शो यू एन एग्जांपल. ऐसा अज्यूम करो कि मेरे पास एक नंबर है, लेट्स से एज का वैल्यू मुझे यूज़र ने इनपुट किया है. अब ये एज का वैल्यू है लेट्स से 600. अब मुझे पता है कि एज गलत है क्योंकि इतना तो एज आजकल हो ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 60 साल तक जी रहे हैं, राइट. सो ये अगर मुझे चेक करना है कि इसका एज लेट्स से मेरा जो वैलिड रेंज है वो 20 to 80 है. अब अगर ये मुझे चेक करना है कि वो नंबर जो एज है वो 20 से ग्रेटर है और 80 से लेस है, तो ये मैं एक कंडीशन में नहीं चेक कर सकता. उसके लिए मुझे बार बार नेस्टेड फॉर इफ़ कंडीशन डालना पड़ेगा. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नेस्टेड इफ कि वो ये है क्या, वो है क्या, वगैरह वगैरह, इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज समथिंग कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेशंस. सो बैश स्क्रिप्ट में 3 लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. एक का नाम है एंड ऑपरेशन, एक का नाम है और ऑपरेशन, और एक का नाम है नॉट ऑपरेशन. अब इसका मतलब क्या है ज़रा वो समझते हैं. हमने ये देखा था कि जब भी हम लोग इफ़ कंडीशन में जाते हैं तो इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. अब ज़रा एंड कंडीशन के बारे में सोचते हैं. अगर हम लोग सोचते हैं कि मेरा एक कंडीशन है जिसका आंसर एक ट्रू है और एक और कंडीशन है जिसका आंसर अगर ट्रू है, तो दोनों को जब हम लोग एंड करेंगे, एंड का सिंबल कुछ ऐसा है, एम्परसैंड एम्परसैंड. सो अगर हम लोग बोलेंगे टी दैट्स ट्रू एम्परसैंड एम्परसैंड, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा ट्रू. जब 2 ट्रू का एंडिंग किया जाता है तो हमें आंसर मिलता है ट्रू. जब एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो इसका मतलब आंसर मिल जाता है फॉल्स.
सिमिलरली पहला कंडीशन फॉल्स है और दूसरा कंडीशन ट्रू है, क्योंकि एक फॉल्स है इसका मतलब इसका आंसर हमेशा फॉल्स में आएगा। अगर दोनों भी फॉल्स है तो ऑफ कोर्स एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, तो दोनों का मतलब दोनों भी अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आने वाला है। तो इसे जनरली कहा जाता है फॉल्स का ट्रूथ टेबल। सो ट्रूथ टेबल इसका मतलब अगर मेरे पास दो कंडीशंस है, कंडीशंस कौन से हैं? कंडीशन एक है कि एज जो है वो ग्रेटर दैन 20 है क्या, और दूसरा कंडीशन एज जो है वो लेस दैन 80 है क्या, ये मुझे चेक करना है। तो ये मेरा कंडीशन 1 है, ये मेरा कंडीशन 2 है। अगर पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा भी कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब मेरा आंसर हमेशा ट्रू आने वाला है। इसका ही मतलब अगर मैं एज का वैल्यू पकड़ रहा हूँ लेट्स से 35, सो 35 के केस में ये पहला कंडीशन भी ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया, इसीलिए आंसर मुझे ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि नहीं मेरा एज जो है वो 19 है, तो इस केस में ये जो पहला कंडीशन है वो पहला कंडीशन ही फेल हो गया। अगर पहला कंडीशन फेल हो गया तो इसका मतलब मुझे आंसर फॉल्स आ गया। दूसरा कंडीशन ट्रू है ही, क्योंकि वो लेस देन 80 है, तो दूसरा कंडीशन ट्रू है, लेकिन पहला कंडीशन फॉल्स होने की वजह से मुझे आंसर मिल गया फॉल्स। अगर इसके उल्टा मैं जाता हूँ, लेट्स से 19 के जगह पे मैं यहाँ पे लेता हूँ 89, अब इस केस में पहला कंडीशन ट्रू हो गया लेकिन दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया। इसका मतलब पहला कंडीशन ट्रू है, दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। और अगर हम लोग दोनों की बातें करेंगे कि वो दोनों फॉल्स है, तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। तो इसका मतलब जब आप ये एंड का इस्तेमाल करने के लिए जाओगे तो ये ट्रूथ टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, बाकी सभी कंडीशन में वो फॉल्स ही आने वाला है। इसे बोला जाता है लॉजिकल एंड कंडीशन, जिसका मतलब मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आने वाला है। इसका एग्जैक्टली अपोजिट बोला जाता है और का मतलब है ये भी चलेगा और वो भी चलेगा, दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो चल जाएगा, इसे बोला जाता है और। सो अगर हम लोग यहाँ पे जाके बोलेंगे कि पहला कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरा कंडीशन, इसे बोला जाता है और का सिंबल, डबल पाइप सिंबल, इट्स कॉल्ड एन और सिंबल। दूसरा भी कंडीशन ट्रू है तो हमें आंसर ट्रू ही आने वाला है। हमने क्या बोला? दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी चलेगा, तो दोनों ट्रू है तो उल्टा और चलेगा। इसमें से पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, क्योंकि दोनों में से एक ट्रू है तो हमेशा आंसर ट्रू ही आएगा। सिमिलरली पहला फॉल्स हो गया लेकिन दूसरा ट्रू हो गया, क्योंकि एक ट्रू है, हमेशा आंसर ट्रू ही आएगा। तो फॉल्स कब आएगा? जब दोनों भी फॉल्स है, दोनों भी गलत है, तो ही आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज आंसर हमेशा ट्रू आएगा। इसे कहा जाता है फॉल्स का ट्रूथ टेबल। सो हमने अभी दो ट्रूथ टेबल देखे हैं, एक देखा है एंड का, लॉजिकल एंड का, और दूसरा देखा है लॉजिकल और का। एक और जो है इसे बोला जाता है नॉट कंडीशन। नॉट का मतलब होता है एग्जैक्टली अपोजिट। इसे लिखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं नॉट ऑफ ट्रू इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू फॉल्स। मतलब ट्रू का अपोजिट क्या है? फॉल्स। सो फॉल्स का अपोजिट क्या है? ट्रू। दैट्स इट। सो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर 3 ऑपरेशंस दिए गए हैं, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन। एंड में ये है उसका ट्रूथ टेबल, जहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि ट्रू एंड ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, बाकी सभी कंडीशन में फॉल्स आएगा। अगर वो और का है तो और में सिर्फ फॉल्स और फॉल्स फॉल्स आएगा, बाकी सभी में ट्रू आएगा। ये दोनों एग्जैक्टली अपोजिट काम करते हैं। और ये जो है लास्ट ऑपरेशन, इसे बोला जाता है नॉट। नॉट का मतलब है जो आपके पास है उसका उल्टा दो। नॉट ट्रू इज फॉल्स, नॉट फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू। सो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग अभी इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। चलो शुरुआत करते हैं एक नई फाइल से। नाम होगा program5.sh। एज यूजुअल इसकी शुरुआत होने वाली है शबैंग हेडर से, bin/bash। सिंपल सा ट्राई करते हैं। मेरे पास एक यूज़र से इनपुट आने वाला एज है। लेट्स से आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल -i एज। यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेते हैं, बोलते हैं रीड -p एंटर योर एज। यहाँ पे यूज़र से आने वाला एज में कैप्चर कर लेते हैं। अब ये चेक करते हैं कि एज का वैल्यू लेट्स से 20 और 80 के बीच में है क्या। अब ये काम करने के लिए हमें इफ़ का कंडीशन यूज़ करना होगा। सो यहाँ से शुरुआत करते हैं इफ़। अभी तक हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके देखा था, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ सिंपल कंडीशंस ही चलते हैं।
अगर आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशंस यूज़ करने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, तो यू विल हैव टू यूज़ अ डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो ये छोटा सा चेंज है, ध्यान में रखना. सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर सिंपल, वाइल डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस. सो यहाँ पे हम लोग डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं. चेक करते हैं कि $H इज़ ग्रेटर दैन. अब ये ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू का हमने लास्ट टाइम देखा था -G के साथ यूज़ करना पड़ता है. सो ये 20 से अबोव है क्या, ये मुझे चेक करना है. एट द सेम टाइम ये भी चेक करना है कि वो 70 और 80 से बिलो है क्या. सो मे बी आई कैन से $H विच इज़ लेस दैन LE, लेस दैन और इक्वल्स टू से 80. सो मेरा जो रेंज है वो 20 और 80 के बीच में होना चाहिए, इंक्लूडिंग 20 और 80 बोथ. सो इसीलिए लेस दैन इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू का यूज़ किया है. एज यूजुअल यहाँ पे आएगा देन. यहाँ पे हम लोग इको के अंदर बोलते हैं योर एज इज़ विद इन द रेंज. सो हम लोग कन्फर्मेशन देते कि यस योर एज इज़ विद इन द रेंज. अगर ऐसा नहीं है तो यूज़र को बोलते हैं प्लीज़ एंटर एज विद इन 20 and 80. So precisely we are asking user to enter a valid range. ज़रा चेक करते हैं. सॉरी, इट्स नॉट एंड, इट्स लाइक अ 5. ओके, सो ज़रा चेक करके देखते हैं होता है क्या. सॉरी. सो यहाँ पे चेक करते हैं बैश प्रोग्राम 5 से. पता चला एज की वैल्यू अगर मैं 30 डाल रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि येस योर एज इज़ विद इन द रेंज. लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज डालता हूँ लेट्स से 10 और 19 और बिलो 80, यू कैन सी दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सो यहाँ पे मुझे 19 के लिए एरर दे दिया. अगर मैं 89 के लिए ट्राई करता हूँ तो भी मुझे एरर देगा. सो इसका मतलब अगर आपने कोड में देखा तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशन. सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं दिस कंडीशन इज़ कॉम्प्लेक्स एंड हेंस वी आर यूजिंग डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स. ओके, सो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट का ही यूज़ करना पड़ता है. चलो एक और सिंपल ट्राई करते हैं. चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ट्राई करते हैं. नाम होगा program5.sh. एज यूजुअल इसकी शुरुआत होगी शबैंग हेडर से bin/bash. इसके अंदर हम लोग एज का इनपुट लेते हैं. सो एज यूजुअल डिक्लेयर -i age, i फॉर इंटीजर, एंड यूज़र से इनपुट लेने के लिए रीड -p एंटर योर एज. एज सिंपल एज दैट. और यूज़र का इनपुट एज में कैप्चर कर लेते हैं. अब हमें ये चेक करना है, मे बी आई कैन से दैट चेक इफ द एज इज़ विद इन रेंज ऑफ 20 and 80, इंक्लूडिंग बोथ 20 and 80. सो ये मुझे चेक करना है. कैसे चेक करेंगे, तो ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं इफ़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फिर से एक बार $H -GE, -G हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था. अगर वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20 है एंड ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 20 होना ही चाहिए. एट द सेम टाइम इट हैज़ टू बी बिलो 80. सो एज मस्ट बी लेस दैन और इक्वल्स टू 80. ये कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करनी है. अब एक छोटा सा चेंज यहाँ पे है. जब तक हमने लास्ट टाइम सिंपल कंडीशंस यूज़ किए थे तब तक स्क्वायर ब्रैकेट वॉज एन ऑप्शन. बट इस बार अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो हमें एरर आने वाला है. तो पहले एरर देखते हैं और फिर उस एरर को सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि अगर वो सच में है विद इन द रेंज, तो यहाँ पे बोलते हैं येस योर एज इज़ विद इन द वैलिड रेंज. ओके, अगर नहीं है तो यूज़र को बताते हैं कि योर एज इज़ नॉट वैलिड. सो प्रॉब्ली आई कैन से नो द प्लीज़ एंटर वैलिड एज. ओके, प्लीज़ एंटर वैलिड एज बिटवीन 20 to 80, ऐसा हम लोग यूज़र को बोलते हैं. फिर से एक बार 5 टू एंड दैट इफ़ कंडीशन. ये हमें एरर देने वाला है. सो इफ़ आई गो एंड से बैश लेट्स से प्रोग्राम 5 रन करने का पता चला कि अगर मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 35 और 25 वट एवर, यू कैन सी दैट आई एम गोइंग टू गेट एन एरर. ये एरर वैसे भी आने वाला था क्योंकि अभी तक हमने जो किया हुआ है वो सिंपल कंडीशंस थे. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आएंगे तब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट से काम नहीं चलेगा. यहाँ पे आना चाहिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो ध्यान में रखना, सिंपल कंडीशंस है सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट विल वर्क, बट व्हेन यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स कंडीशंस आपको वहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करना पड़ता है. एक और बात, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे स्पेसेस डाले थे, या अगर स्पेसेस नहीं डालेंगे तो भी एरर आने वाला है. तो इट इज़ मैंडेटरी टू हैव दो स्पेसेस.
आपके कंडीशन के अंदर, मतलब शुरू होने के बाद और कंडीशन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे दोनों जगह पे स्पेस आना मैंडेटरी है। एक बार ट्राई करके देखते हैं। अब प्रोग्राम में भी एज इंटर करते हैं 18, ये 20 से बिलो है इसलिए उसने मुझे बोला कि ये इनवैलिड एज है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स से 90, ये 80 से अबव है इसलिए उसने मुझे बोल दिया कि इट इज़ इनवैलिड एज। लेकिन अब एंटर करते हैं 49, पता चला कि 49 इज़ विद इन 20 एंड 80, इसका मतलब यहाँ पे काम कर रहा है। सो ये वेरी सिंपल एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशंस कैसे चेक करना है अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंडीशंस यूज़ करना है। तो एक और प्रोग्राम ट्राई करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक पाथ लेते हैं और उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट फाइल कौन सी है उसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो मैं शुरुआत करता हूँ एक और प्रोग्राम से, प्रोग्राम 6.sh। अगेन एज यूजुअल इसकी शुरुआत हो जाएगी bin/bash शबैंग हेडर से /bin/bash। यहाँ पे पहले पाथ को डिक्लेयर करते हैं, कौन से पाथ को हमें रीड करना है। सो फॉर एग्जांपल कौन सा लेते हैं, लेट्स से /var/log डालते हैं। सो log इज़ द डायरेक्टरी जहाँ पे फाइल्स के साइजेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। सो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि कौन से फाइल का साइज़ सबसे ज़्यादा है, ताकि मुझे पता चले कि मेरा डिस्क स्पेस कौन ज़्यादा खा रहा है। सो ये चेक करने के लिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इसके अंदर कौन कौन से फाइल्स है। तो मे बी आई कैन से लिस्ट द डायरेक्टरी to get the list of files. Okay, how do we do that? Maybe I can say files is going to be equals to $ls and then $path. So इसका मतलब ls का यूज़ करके हम लोग उस डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से फाइल्स है उनका लिस्टिंग ले रहे हैं। इसमें फाइल्स भी होंगे और डायरेक्टरीज भी होंगे, अदर फाइल्स होंगे, डायरेक्टरीज होंगे, लिंक्स होंगे, सब कुछ होंगे। तो वहाँ पे हमें सारे फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, अब ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा एरे ऑफ फाइल्स। मे बी इफ़ आई वॉन्ट टू गो फॉर एवरी सिंगल फाइल, हमें फॉर लूप रन करना पड़ेगा। सो फॉर एवरी फाइल इन $files, मुझे ये काम करने के लिए हर एक फाइल को जाके चेक करना होगा कि उसका साइज़ क्या है और उसमें से मैक्सिमम कौन सा उसे ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके हम लोग फाइल के साथ डील कर सकते हैं। पहले ये फाइल का साइज़ क्या है वो पहचानते हैं। तो ये काम करने के लिए हम लोग एक कंडीशन डालते हैं, से फॉर एग्जांपल फाइल साइज़। कैसे निकालेंगे, तो ये काम करने के लिए मैं कुछ देर के लिए कमांड पे आता हूँ और पहले एक कमांड बताता हूँ जिसका नाम है stat। फॉर एग्जांपल एक फ़ाइल है var/log/ कौन सा फाइल उठाते हैं इसमें से, लेट्स से apport.log। मुझे उसका साइज़ चेक करना है। अगर हम लोग stat नाम के कमांड यूज़ करते हैं तो मुझे उस फाइल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसकी साइज़ क्या है, उसके अंदर कितने ब्लॉक्स है, उसका आइनोड क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाती है। आई थिंक उसका साइज़ 0 है फिलहाल। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, var/log/ कौन सा ट्राई करें, लेट्स से dpkg को ट्राई करते हैं, शायद उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। आई कैन सी दैट हियर। अब मुझे ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे उसमें से सिर्फ साइज़ वाला पार्ट चाहिए। तो ये काम करने के लिए stat नाम के कमांड को पास करो -c और बोलो कि मुझे इसका साइज़ चाहिए, %s इज़ फॉर साइज़। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ उस फाइल का साइज़ मिल जाएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 402865 बाइट्स। हम लोग इसे बाद में किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कमांड से मुझे उस फाइल का साइज़ मिल जाएगा। चलो तो अपने प्रोग्राम में वापस जाते हैं, प्रोग्राम 6, और इसके अंदर जो हम लोग फाइल साइज़ कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे जाके बोलते हैं कि मुझे इस फाइल का जो साइज़ है वो कुछ इस प्रकार से निकालना है, stat -c%s और ये फाइल का नाम। अब डायरेक्टली फाइल यहाँ पे दे नहीं सकते, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा देंगे तो वो करंट डायरेक्टरी में फाइल का एग्जिस्टेंस चेक करेगा, विच इज़ इनवैलिड, क्योंकि वो फाइल यहाँ पे नहीं है, वो फाइल उस पाथ के अंदर है। तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, गेट द रियल पाथ of the file by saying file_path is going to be equals to, यहाँ पे जो डायरेक्टरी हमने बोली थी that is the path, उसके आगे स्लैश डालते हैं और फिर इसके आगे इस फाइल को डाल देते हैं ताकि मुझे वो रियल पाथ मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर फाइल का नाम है dpkg.log, तो वो फाइल कहाँ पे है, वो फाइल है /var/log उस डायरेक्टरी के अंदर। तो ये मुझे फाइल का पाथ मिल जाएगा। अब हम लोग फाइल का साइज़ लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जाके हम लोग बोलते हैं गेट द फाइल साइज। ओके,
सो यहाँ पे फाइल का साइज़ लेने के लिए हमने कमांड देखी थी, यहाँ से हमें फाइल साइज़ मिल जाएगा। पहले प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या मिलता है। सो इफ़ आई लुक एट दिस इज़ माई फाइल साइज, मे बी आई कैन से फाइल डॉलर फाइल एंड उसका जो साइज़ है वो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं, दैट इज़ डॉलर फाइल साइज। इतना चेक करते पहले होता है क्या। सो इफ़ आई गो बैक एंड से बैश प्रोग्राम 6.sh, आई कैन सी कि वो यहाँ पे बहुत सारा मिल रहा है, डिस्ट फाइल ब्ला ब्ला ब्ला, ये बोल रहा है dpkg लॉग फाइल नहीं मिल रहा है। शायद हमने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की, यहाँ पे हमें फाइल नहीं यूज़ करना है, फाइल पाथ यूज़ करना है, ऊपर जो हमने क्रिएट किया था। आपने नोटिस किया ना, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि करंट डायरेक्टरी में ऐसा कोई फाइल है ही नहीं, मिलेगा भी नहीं क्योंकि वो यहाँ पे है ही नहीं। अब जाके फिर से ट्राई करते हैं, पता चला इसके अंदर एक फ़ाइल है जिसका नाम है रीडमी, वो है 39 बाइट्स का, ऐसे बहुत सारे हैं। ये जो दिख रहा है APT 4096 और डिस्क अपग्रेड 4096, ये जो 4096 है 4K, ये हमारे डायरेक्टरी का साइज़ है। तो मुझे एक्चुअली डायरेक्टरी चाहिए नहीं थे, मुझे यहाँ पे चाहिए थे सिर्फ फाइल्स। तो ये काम करने के लिए मुझे जब पता चला कि ये डायरेक्टरी है तो मैं उसको ओमिट करने वाला हूँ। तो मैं एक कंडीशन डालता हूँ, लेट्स से चेक इफ़ द फाइल इज़ ए रेगुलर फाइल, मतलब वो फाइल है क्या पहले चेक करो, डायरेक्टरी है तो उसको स्किप कर दो। कैसे चेक करेंगे, लास्ट टाइम हमने चेक किया था, इफ़ इसके अंदर जाके बोलते हैं -f, चेक करो कि वो रेगुलर फाइल है क्या, कौन सी, जिसका नाम है फाइल पाथ। अगर वो है तो ही आगे बढ़ो यहाँ पे जाके, अदरवाइज़ ये आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, ये जो हमने कोड डाला था इसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे डालता हूँ, ताकि वो तब एग्जीक्यूट हो जब हमारा फाइल एक्चुअल फाइल है हमें पता चले। अब ज़रा चेक करते हैं क्या होता है। इस बार जब हम लोग रन करेंगे तो हमें वो 4096 के एंट्रीज गायब हो गए ऐसे दिखेंगे। लुक एट दैट, वो 4096 ये भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमने डायरेक्टरी को यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया। वेरी गुड। अब एक स्टेप आगे जाते हैं। मुझे फाइल के साइजेस मिल गए हैं, लेकिन मुझे सारे फाइल्स का साइज़ नहीं चाहिए, मुझे वो मैक्सिमम साइज़ वाला फाइल को फाइंड आउट करना है। तो ये काम करने के लिए पहले इन दो वेरिएबल्स को डालते हैं। सो मे बी आई कैन से डिक्लेयर द मैक्स साइज to read or to find the max size of a file। तो मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर -i, इसका नाम होगा मैक्स साइज, और फिलहाल इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, नेक्स्ट मुझे एक और डिक्लेयर करना है उस फाइल का नाम, सिर्फ साइज करने का कोई मतलब नहीं है, नाम भी चाहिए। सो डिक्लेयर लेट्स से मैक्स साइज फाइल नेम, जो फिलहाल एम्प्टी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हम लोग एम्प्टी से शुरुआत करते हैं। ओके, अब जो फाइल साइज़ यहाँ पे मिला वहाँ पे हम लोग कंडीशन डालते हैं और चेक करते हैं कि वो सच में मैक्सिमम साइज़ है क्या। तो ये यहाँ पे मैं कमेंट करके रखता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है अभी, मैं सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहता हूँ कि वो मैक्सिमम है क्या। सो चेक if the current file size is max or is maximum। अगर ये चेक करना है तो हम लोग बोलेंगे if, फिर से एक बार, डॉलर फाइल साइज, ये अभी जो फाइल साइज मिली है ये माइनस ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, वो ग्रेटर दैन है किससे, अपना जो मैक्स फाइल साइज है। सो मैक्स साइज इससे अगर ग्रेटर दैन है तो इसका मतलब हमें एक और बड़ा वाला फाइल मिल गया है। ओके, देन एंड फाइल, तो यहाँ पे क्या करो, तो अगर वो है तो रिप्लेस द फाइल साइज और रिप्लेस द मैक्स साइज विथ द करंट साइज। सो यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे मुझे मिल गया, इससे बड़ा वाला फाइल मिल गया। सो मैक्स साइज इक्वल्स टू डॉलर फाइल साइज। एट द सेम टाइम मुझे उस फाइल का नाम भी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ मैक्स साइज फाइल नेम, मैक्स साइज फाइल नेम इक्वल्स टू डॉलर फाइल। सो आपने नोटिस किया, तो जब भी मुझे उसका मैक्स फाइल साइज मिल जाएगा तो मैं मैक्स साइज और मैक्स फाइल साइज दोनों को भी यहाँ पे स्टोर करके रख देता हूँ। वेरी गुड। अब ज़रा एक स्टेप आगे आते हैं और यहाँ पे प्रिंट करके डाल देते हैं। सब कुछ ख़त्म होने के बाद एंड में जाके बोलते हैं सो इको फाउंड द मैक्स फाइल
which is dollar file, I'm sorry, dollar max file size. This is the one with size equals to or with size something like dollar max size. Okay, check करके देखते हैं सच में होता है क्या. So if I look at this, we say that we found a max file named dpkg.log with the size 402865, जो हमने देखा था कि सबसे मैक्स वहाँ पे था. अब ये 402865 क्या है? These are the bytes. I think from human perspective bytes को रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है. तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जाके उस बाइट को किलो बाइट में कन्वर्ट करता हूँ. सो कन्वर्ट द बाइट्स इनटू किलो बाइट्स. फॉर्मूला सबको पता है, डिवाइड दैट बाय 1024. ओके, सो मे बी आई कैन से मैक्स साइज नाउ इज गोना बी इक्वल्स टू डॉलर. आपको याद होगा तो ये काम करने के लिए हमें BC का यूज़ करना पड़ता है. सो यहाँ पे जाके बोलते हैं इको, क्या है ये, डॉलर मैक्स अंडरस्कोर साइज डिवाइडेड बाय 1024 जो है, इसे BC को भेजते हैं. सो BC विल गिव मी द राइट आंसर. लेकिन BC का एक और प्रॉब्लम है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्केल 0 रहता है, तो हमें वो भी बढ़ाना पड़ेगा. सो स्केल इज गोना बी इक्वल्स टू 2 and then do this operation for me. So now this will be in kilobytes. So let's mention that this is in kilobytes. So if I go and say run, हाँ अब यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. एरर टोकन 0.42. द प्रॉब्लम हियर इज, आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर करते समय उसे -i डिक्लेयर किया था, विच इज़ लाइक एन इंटीजर. इंटीजर कैनॉट स्टोर द डेसिमल वैल्यूज. ओके, नो वरीज, आई एम गोना रिप्लेस इट विद द नॉर्मल वेरिएबल. So if I go and say run, everything would work exactly as expected. So I found a file named dpkg.log as a maximum sized file जिसका current size है 393.42 किलोबाइट. अब ये इतना सिंपल हो चुका है कि आगे जाके अगर मैं इस डायरेक्टरी का पाथ चेंज करके और मैं इस पाथ को किसी और जगह पे चेक करके बोल सकता हूँ कि मुझे उनमें से उस डायरेक्टरी के अंदर कौन सा फाइल मैक्सिमम है. सी हाउ सिंपल इज दैट. सो ETC के अंदर mime.types नाम का फाइल सबसे लार्ज है जिसका करंट साइज है 73.35 किलोबाइट्स. विथ दिस वेरी सिंपल प्रोग्रामिंग वी हैव फाउंड द मैक्सिमम फाइल साइज ऑफ एनी डायरेक्टरी. सो ये आपको अगर यूज़र को बोलना है कि अरे मुझे डायरेक्टरी का नाम दे, मैं तेरे उस डायरेक्टरी के अंदर सबसे ज़्यादा फाइल कौन सा है तुझे दिखा सकता हूँ. यूज़र को पता चला कि बहुत ज़्यादा फाइल है एंड इफ आई एम नॉट यूजिंग इट आई कैन रिमूव दैट टू फ्री ऑफ माई डिस्क स्पेस. दैट्स अ वेरी सिंपल यूज केस दैट वी हैव ट्राइड हियर. एक और प्रोग्राम ट्राई करके देखते हैं. इस प्रोग्राम में मुझे यूज़र से 2 नंबर्स इनपुट करके लेने हैं और यूज़र को चॉइस देनी है कि उसके ऊपर कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. हम लोग 4 ही ऑप्शन देंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. यूज़र जो ऑप्शन एंटर करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे. चलो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम 7 से. .sh, इसकी शुरुआत एज यूजुअल होगी बिन बैश यानी अपने शबैंग हेडर से. मुझे यूज़र से 2 इनपुट लेने हैं, इसीलिए बोलते हैं रीड -p एंटर मे बी नंबर 1. यहाँ पे वो n1 में स्टोर करते हैं. रीड -p एंटर नंबर 2, वो n2 में स्टोर करते हैं. अब यूज़र को चॉइसेस देते हैं. से फॉर एग्जांपल इको में भी मैं बोलता हूँ 1 इज़ फॉर एडिशन, 2 इज़ फॉर मे बी सब्ट्रैक्शन, 3 is for let's say multiplication and 4 is for division. So यूज़र को ये ऑप्शंस हम लोग देंगे और फिर यूज़र से पूछेंगे भाई तू करना क्या चाहता है. सो रीड -p और बोलते हैं एंटर योर चॉइस. और ये चॉइस हम लोग चॉइस नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं. सॉरी, चॉइस. यूज़र से आने वाले चॉइस के ऊपर हमारा ऑपरेशन डिपेंडेंट है. तो पहले चेक करते हैं इफ़ दैट डॉलर चॉइस जो यूज़र ने एंटर किया था इज़ इट इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर वो 1 होगा तो मुझे उसका एडिशन प्रिंट करना है. सो प्रिंट करते हैं इको लेट्स से $n1 प्लस $n2 इक्वल्स टू डॉलर पैरेंथेसिस लाइक दिस एंड से n1 प्लस n2. सो यहाँ पे मुझे उसका एडिशन मिल जाएगा. अब अगर वो 1 नहीं है तो क्या वो 2 है? तो ट्राई करते हैं. मैं यहाँ पे एल्स नहीं लिख सकता क्योंकि एल्स लिखना है इसका मतलब मेरे पास 2 ही ऑप्शंस होंगे, या तो 1 होगा या तो अगला होगा. लेकिन ऐसा तो है नहीं.
अगर वो 1 नहीं होगा तो पहले चेक करो कि वो 2 है क्या, नहीं है तो 3 है क्या, नहीं है तो 4 है क्या। इसीलिए यहाँ पे एल्स के जगह पे यूज़ करते हैं एलिफ। एलिफ मतलब एल्स इफ, ये नहीं है तो आगे जाओ और ये चेक करो कि वो जो चॉइस है इज इट इक्वल्स टू समथिंग लाइक अ 2, क्योंकि वो 2 है तो हमें उसका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट भेजना है। ओके, तो यहाँ पे बोलते हैं $n1 माइनस $n2 इक्वल्स टू अगेन पैरेंथेसिस n1 माइनस n2। ओके, सो ये हो गया मेरा दूसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन, अगर वो 1 नहीं है 2 नहीं है तो क्या वो 3 है, चेक करते हैं। सो डॉलर चॉइस इज अगेन EQ इक्वल्स टू 3। वो 3 है क्या, क्योंकि अगर वो 3 होगा तो मुझे उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। सो इको मे बी आई कैन से $n1 स्टार $n2 इक्वल्स टू पैरेंथेसिस अगेन लेट्स से n1 स्टार n2। ओके, डन। कमिंग बैक हियर, फिर से एक बार चेक करना होगा कि अगर वो 1 नहीं है 2 नहीं है 3 नहीं है तो क्या वो 4 है। ओके, चेक करते हैं। डॉलर चॉइस इज अगेन EQ 4। वो 4 है क्या, अगर वो 4 है तो यहाँ पे जाके उसका डिवीजन रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन डिवीजन के लिए थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आपको याद होगा तो डिवीजन के लिए हम लोग डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे डिवीजन विथ डेसिमल नंबर समझ में नहीं आता है। सो वी हैव टू गो फॉर अगेन यूजिंग समथिंग लाइक डॉलर। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इको $n1 स्लैश $n2 और ये हम लोग भेजने वाले हैं BC को कुछ इस प्रकार से, ये हमने किया था। लेकिन अगर हमने स्केल को नहीं बढ़ाया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 होता है। सो स्केल इक्वल्स टू 2 एंड देन वी कैन गो फॉर परफॉर्मिंग दिस ऑपरेशन। सो यहाँ पे मुझे डिवीजन मिल जाएगा। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 1 नहीं है तो 2 है क्या, 2 नहीं है तो 3 है क्या, 3 नहीं है तो 4 है क्या। अगर 4 ही नहीं है तो इसका मतलब यूजर ने गलत डाला है। तो लास्ट ऑप्शन में जाके बोलते हैं इनवैलिड इनपुट और इनवैलिड चॉइस। तो यूजर को हम लोग बोलेंगे कि भाई तूने जो एंटर किया वो गलत है। सो बहुत सिंपल प्रोग्राम है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर से एक बार बैश प्रोग्राम 7.sh इंटर नंबर 1, लेट्स से मैं इंटर करता हूँ 10, इंटर करता हूँ 3 और इसका मुझे चाहिए डिवीजन। सो ओके, एक एरर आ गया, चेक करते एरर क्या है। लाइन नंबर 14 यहाँ पे कुछ तो गलत है, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, CHOICE, मैंने C भूल गया। ओके, सो नाउ इफ आई गो बैक रन दिस एंड सी एंटर नंबर 10, एंटर नंबर 3, मुझे उसका डिवीजन चाहिए। आंसर मिल गया 3.33 विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, मे बी लेट्स से 10 3, इस बार मुझे उसका सब्ट्रैक्शन चाहिए 10 - 3 = 7। और अगर मैंने एंटर करते समय कुछ अलग ही एंटर कर दिया विच इज़ नॉट एट ऑल वैलिड नंबर, सो ये मुझे बताएगा नो इट्स अ वैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। सो इसका मतलब यू कांट यूज दैट ऑप्शन विद दिस प्रोग्राम। तो इसका मतलब ठीक से वर्क हो रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी हियर इज लाइक देयर आर टू मेनी एलिफ। इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ वर्क हो रहा है लॉजिकली, एवरीथिंग इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा हमारे पास अगर कोई और ऑप्शन होता तो कितना बढ़िया होता कि मुझे एलसीफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो बैशस्क्रिप्ट के साथ अगर हमें ऐसा कुछ कोड करना है जहाँ पे आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस है और मुझे एलसीफ ऐसे नहीं लिखना है, तो देयर इज़ अ बेटर ऑप्शन समथिंग कॉल्ड एज केस। अब ज़रा चेक करते हैं कि अगर मुझे यही प्रोग्राम केस से करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे। चलते हैं, मैं इस प्रोग्राम का कॉपी बनाता हूँ और इससे दूसरे प्रोग्राम के साथ उसे अपडेट कर देता हूँ। सो प्रोग्राम 7 को मैं अपडेट करने वाला हूँ लेट्स से, और कॉपी करने वाला हूँ प्रोग्राम 8.sh से। सो 7 में हम लोग सिर्फ इफ़ का इस्तेमाल करते हैं और प्रोग्राम 8 के अंदर हमें इस इफ़ को केस में कन्वर्ट करना है। चलो, सो ये जो कोड है मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और उसके नीचे हम लोग केस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ओके, सो लेट मी कमेंट ऑल ऑफ दिस लाइन्स, हैश फॉर दिस। ओके, सो इसको हमने कमेंट कर दिया। अब नीचे आते हैं और इसके अंदर हम लोग केस से काम कर लेते हैं। सो करना कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे लिखते हैं केस, मेरा जो चॉइस है इसके कुछ केसेस हमें ट्राई करने हैं। इन
कौन कौन से ऑप्शंस हैं? मेरे पास एक ऑप्शन है कि चॉइस इक्वल्स टू 1 हो सकता है, चॉइस इक्वल्स टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और कुछ इनवैलिड भी हो सकता है। स्टार का मतलब डिफ़ॉल्ट, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो वो स्टार है। अब जैसे इफ़ को एंड करने के लिए फाई का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे केस को एंड करने के लिए ESAC, केस का उल्टा, ऐसे लिखा जाता है। ये जो है पहला, इसे मैं एंड करने वाला हूँ सेमीकोलन सेमीकोलन से। अगेन इसको भी एंड करते हैं सेमीकोलन सेमीकोलन से, इसको भी एंड करते हैं सेमीकोलन सेमीकोलन से और इसको भी एंड करते हैं सेमीकोलन सेमीकोलन से। दैट्स इट। सो यहाँ पे मुझे सारे केसेस मिल गए हैं। तो अभी करना क्या है? तो पहला केस क्या है उसका कोड यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा केस कौन सा है उसका कोड लिखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपने नोटिस किया तो पहला केस मतलब मेरा किसका है? तो शायद वो एडिशन का है। तो मैं काम करता हूँ, एडिशन वाला जो कोड हमने वहाँ पे लिखा था उसको मैं कॉपी करके इसके अंदर डाल देता हूँ, कुछ इस प्रकार से। सो अगर ये लेट्स से ये अगर केस मतलब चॉइस का ऑप्शन अगर यूज़र ने 1 सिलेक्ट किया है तो मुझे उसका एडिशन यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे अगर मुझे 2 है चॉइस का ऑप्शन तो सब्ट्रैक्शन करना है, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आ गया उसका केस नंबर 2 विच इज़ सब्ट्रैक्शन। अब एक और स्टेप आगे जाते हैं और जो एल्स का इसका कंडीशन था, 3 का कंडीशन था, इसको यहाँ पे डालते हैं, विच इज़ लाइक फॉर अस इट इज़ मल्टीप्लिकेशन, राइट, लाइक दिस। एंड प्रॉब्ली द फोर्थ वन इज़ द डिवीजन। सो डिवीजन का कोड यहाँ पे है, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी and paste it here. So coming back and say paste it here. Okay, so here we are, and probably the last option which is very simple, I can say echo जो अपने choice enter किया है वो invalid है, so invalid choice. Okay, that's it. So अगर आपने notice किया तो इसका जो कोडिंग है वो काफ़ी हद तक रीडेबल हो चुका है। वो एलसीफ 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 इससे अच्छा इट्स क्लीन, लाइक अगर 1 है तो ये करो, 2 है तो ये करो, 3 है तो ये करो। सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है लेकिन ये पढ़ना बहुत आसान है। वो एलसीफ के चक्कर में जाने से अच्छा केस से हम ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं वर्क होता है क्या। सो इस बार बैश प्रोग्राम 8 से हम लोग प्रॉब्लम ट्राई करते होता है क्या। बैश प्रोग्राम 8.sh, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, क्या करना है? फिर से एक बार एडिशन करना है, मिल गया। सॉरी, डिवीजन करना है, मिल गया। फिर से एक बार 10 3, इस बार लेट्स से सब्ट्रैक्शन करना है, मिल गया। एक बार फिर से 10 3, इस बार मल्टीप्लिकेशन करना है, 30 आंसर मिल गया। सो इसका मतलब दोनों से काम हो सकता है। मैं दोनों को साथ साथ ओपन करता हूँ, प्रोग्राम 7 और प्रोग्राम 8 को, तो पता चला कि दोनों काम कर सकते हैं। सॉरी, एग्जीक्यूट नहीं करना है, एंटर ओपन करना है। सो दोनों से काम ये किया जा सकता है। एक के जगह पे है केस और दूसरे के जगह पे है इफ। अभी आपके ऊपर डिपेंड है वेदर यू वांट टू गो फॉर इफ एल्सिफ लाइक दैट और वेदर यू वांट टू गो फॉर केस ऑप्शन हियर। केस विल मेक योर कोड लिटिल बिट मोर रीडेबल। सो रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग सिर्फ केस का इस्तेमाल कर सकते हैं।